चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने अब से पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था और 3 स्टेट को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब जो हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है दोस्तों, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। अब दोस्तों प्लाज्मा स्टेट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने अभी से पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 चीजों को पढ़ा दोस्तों। अब अगर स्टेट की बात करें दोस्तों, फोर्थ स्टेट प्लाज्मा बनती है। और प्लाज्मा कब बनेगी दोस्तों? जब हम गैस को और ज्यादा हीट कर देंगे, या मैं बोल सकता हूं जब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है तो दोस्तों वो ब्रेक हो जाती है इनटू आयंस। और जो सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है दोस्तों आयंस की, गैसेस की, दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। अब दोस्तों ये होता कैसे है? आपने दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। नोबल गैस होती है वहां पे, लाइक हीलियम और नियॉन। ये दोस्तों नोबल गैस होती है। नोबल गैस उनको बोलते हैं दोस्तों जो एलिमेंट्स किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि उनकी एक्साइटेड स्टेट जो होती है, या मैं बोलूं कि उनका जो आउटर ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में। तो दोस्तों जब इस हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन जैसे नोबल गैसेस को हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो दोस्तों ये क्या होती है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इनसे इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू आयंस। और यही आयन की जो स्टेट होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो दोस्तों इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द सुपर excited state of gases when they are heated higher टेम्परेचर। और दोस्तों जो गैसेस होती है, गैसेस को हमने पढ़ा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस दोस्तों, नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते, वो अनरिएक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों ये सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी गैसेस की, यानी कि जब मैं गैसेस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दूंगा तब जो स्टेट बनेगी दैट इज प्लाज्मा स्टेट, और हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब दोस्तों एग्जांपल हमने पढ़ा हीलियम और नियॉन का। अब दोस्तों जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनका आपने देखा होगा, जब भी उनको ब्लास्ट करते हैं हम लोग, यानी कि जब पटाखे हम लोग जलाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। वो कलर इसीलिए निकलते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जो गैसेस होती है, हर गैस का अपना एक कलर होता है। वो इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से जब कोई भी जो गैस है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, और इस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद जो उसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी उसके ऊपर कलर ऑफ गैस डिपेंड करता है। सो मैं इसको लिख सकता हूं, द कलर ऑफ गैस इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस, यानी कि पहला तो गैस के नेचर पे ही क्या करती है, डिपेंड करती है कलर, और दूसरा दोस्तों एक्साइटेड स्टेट पे। सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट। तो दोस्तों ये था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा
जो स्टेट ऑफ मैटर है इससे ज्यादा हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कोई भी और सेंटर गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो दोस्तों ये मैक्सिमम है जितना आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, या जिसको बोलते हैं दोस्तों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं दोस्तों, बोस। तो दोस्तों अब ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये दो साइंटिस्ट के नाम को कंबाइन करके बना है। अगर मैं बात करूं बोस, तो बोस आया है हमारा इंडियन साइंटिस्ट, दैट इज एसएन बोस से। जो बोस, ये सबके सरनेम लिए गए हैं, एसएन बोस का सरनेम लिया गया बोस, और एल्बर्ट आइंस्टीन आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा उनके बारे में, तो उनके नाम से आइंस्टीन लिया गया। तो नेक्स्ट आइंस्टीन था, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से लिया गया, ये लिया गया एल्बर्ट आइंस्टीन से। और दोस्तों ये दिया गया 1921, इसको 1920 से 1921 लिखते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बुक्स 20 लिखती है 1920 और कई बुक्स 21 लिखती है, तो 1920 से 21 के बीच में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, या हम बोल सकते हैं फिफ्थ स्टेट के बारे में हमें पता चला। अब दोस्तों दो चीज है, सॉलिड लिक्विड गैस हमने पढ़ लिया। अब अगर गैस को हम लोग बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी वो आयंस में, या मैं बोल सकता हूं प्लाज्मा स्टेट में। और प्लाज्मा स्टेट का अगर एग्जांपल देखा जाए दोस्तों, तो प्लाज्मा टीवी के बारे में आपने सुना होगा, वो एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट का। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, तो जो बोस-आइंस्टीन है, मैंने आपको बताया ये, इसके बारे में सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट एसएन बोस ने स्टडी किया था, और उस स्टडी को आगे एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंटिन्यू किया, और उन दोनों के स्टडी को कंबाइन करने के बाद हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पता लगा। अब दोस्तों होता क्या है इसके अंदर, जब किसी भी गैस को, जो गैस है एब्सोल्यूट जीरो यानी कि बहुत लो डेंसिटी गैस की, जो बहुत लो डेंसिटी होगी उसको बहुत लो टेम्परेचर पर अगर हम ठंडा कर दें तो उस स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाता है दोस्तों फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें। इन दिस gases are cooled down at absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो दोस्तों या तो 0 केल्विन हो सकता है या -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने टेम्परेचर पे हम उसको अगर ठंडा कर दें तो जो स्टेट ऑफ मैटर मिलेगी दोस्तों हमें, वो होगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर विद लो डेंसिटी। और इसकी डेंसिटी दोस्तों 1 ये होती है, इतनी लो डेंसिटी की जो गैस है वो होनी चाहिए, तब जो स्टेट ऑफ मैटर बनेगी हमारी वो होगी दोस्तों फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, या इसको बोल सकते हैं हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, आप पॉइंट को क्लियर कर पा रहे होंगे और आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं हमारा, यानी कि यहां से हमें एक चीज पता लगी कि हमारा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, यानी कि 5 स्टेट ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, और फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा था, हम लोग क्लासिफाई करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे। तो वो चीज हमारी कंप्लीट हो गई है यहां से। और अब हम मूव करते हैं दोस्तों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि यहां से फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। केमिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है हमने 3 अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया था। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं बोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। या इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो दोस्तों 2 क्राइटेरिया रह सकता है इसी को, क्लासिफिकेशन को, या तो हम 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसके बेसिस पे बांट सकते हैं, या हम लोग उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बांट सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों कैसे है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सॉलिड। तो दोस्तों सॉलिड हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड की डेफिनेशन आप बेटरली जानते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जो सभी चीजें है ना एटम और आयन से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो सॉलिड है ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो दोस्तों ऐसे अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसके अंदर बहुत से एटम होने चाहिए और होते भी हैं। तो दोस्तों जो अभी हमें क्लासिफाई करना है वो क्लासिफिकेशन हमारी रहेगी इन मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस से। मान लीजिए दोस्तों मैं इतने से पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो मुझे ये मिलता है इतना बड़ा। अब दोस्तों इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लोग देखेंगे, स्पेस बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों सॉलिड अगर मैं जब भी बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन में तो 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दैट इज M1 एंड M2, दैट इज मॉलिक्यूल 1 एंड दैट इज मॉलिक्यूल 2। इनके बीच में जो स्पेस, यानी कि सॉलिड की अगर बात करूं तो स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो उस तरह के जो सॉलिड मतलब जो मैटर बनता है हमारे पास वो होता है दोस्तों सॉलिड। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि सॉलिड के अंदर जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इन दिस द स्पेस बिटवीन 2 molecules are minimum, स्पेस मिनिमम रहता है दोस्तों, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो दोस्तों इससे हमें एक चीज पता लगी कि दोस्तों अगर मान लीजिए हम छत से जमीन पे छलांग लगा देते हैं तो उस केस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि जमीन के अंदर ही हम लोग घुस जाते हैं। ऐसा सिर्फ कार्टून में होता है लेकिन रियल में नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो आप ऊपर से छलांग लगाते हैं तो उस पानी से आप होते हुए उस पानी के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब ये स्पेस कम होगा और फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसे फोर्स लगाने के बाद भी ये अलग नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों जो सॉलिड होता है उस पे हमें चोट लगती है। तो इस तरीके से अगर सिंपल बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी पे हमें बताना था क्योंकि बेस हमारा यही था, स्पेस और फोर्स। तो सॉलिड्स के केस में स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स मिनिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है।
सॉलिड्स के अंदर। आई होप दोस्तों आपको सॉलिड समझ आ रहा होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहेगी और आपको ये समझ भी आया होगा। तो दोस्तों इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं सेकंड पर, दैट इज लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, दैट इज लिक्विड। अब अगर लिक्विड को देखते हैं, लिक्विड, तो दोस्तों अगर मैं अभी लिक्विड की बात करें तो इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दोस्तों, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2। तो दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, लेकिन जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इसमें इनका उल्टा हो गया। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less than solid, और दोस्तों सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, एंड मोर देन गैस। एंड अब दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बात की, अब स्पेस पे बात करते हैं। एंड स्पेस between two molecules, is more than solid and less than gas। दोस्तों लिक्विड जो होती है वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, या मैं बोल सकता हूं बीच की स्टेज होती है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो सॉलिड से तो कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा। और स्पेस की बात करें दोस्तों तो स्पेस सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिक्विड को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ भी आ रहा होगा। और क्योंकि दोस्तों मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, बाहर से जो कोई चीज दिखती है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। नाउ मूव करते हैं थर्ड, दैट इज गैस। और अब गैस की बात करें दोस्तों तो हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, दैट इज अगर मैं बात करूं स्पेस सबसे ज्यादा है। सो इन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is minimum and space between two molecules are maximum। तो दोस्तों अगर बात करें गैस की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना बराबर होता है, और स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हवा में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इसी स्पेस से हम लोग मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर से हम लोग कभी पास नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, स्पेस कम होता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें दोस्तों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और स्पेस थोड़ा और ज्यादा हो जाता है सॉलिड से। और गैस की बात करें दोस्तों तो स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल मैक्सिमम हो जाता है, और अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो वो मिनिमम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है गैस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस
बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इस तरीके से दोस्तों हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मैटर की। एक और केमिकल क्लासिफिकेशन बनती है, क्योंकि हमने 3 क्लासिफिकेशन बनाई थी, तो पहले जो सबसे छोटे वाली है हम लोग उसको मूव कर या कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब सेकंड केमिकल बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस पर। फर्स्ट इज होमोजीनियस। अब दोस्तों होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस जो वर्ड है वो बना है होमो से। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। तो इसका मतलब दोस्तों इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कुछ गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। किसी भी मटेरियल को हम होमोजीनियस तब बोल सकते हैं अगर उसकी जो कॉम्पोजिशन है, यानी जिस चीज से वो मिलके बना है वो यूनिफॉर्म है और एक जैसी है, यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल या होमोजीनियस। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब मटेरियल दोस्तों मैटर के लिए कॉमनली मटेरियल वर्ड यूज किया जाता है। अ मटेरियल इज said to be homogeneous if it is uniform in composition, uniform and composition and identical in properties, तो इस तरह के मटेरियल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। अगर एग्जांपल की बात करें दोस्तों, एयर के अंदर सारी गैसेज है दोस्तों, वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उनकी, तो इसलिए हम लोग होमोजीनियस में इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आयरन Fe दोस्तों इसकी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है। इसके साथ साथ इसमें सॉल्ट भी आ जाते हैं, सॉल्ट एटसेट्रा। तो दोस्तों ये आता है होमोजीनियस। अब इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक वर्ड, दैट इज फेज। दोस्तों यहां पे फेज का मतलब होता है किसी भी मैटर का पोर्शन जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कि वो यूनिफॉर्म हो, सेम हो थ्रू आउट। पोर्शन ऑफ मैटर, which is uniform throughout is called phase। तो दोस्तों इस तरह इसको बोला जाता है फेज। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग जो सेकंड डेफिनेशन है उसको समझते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें फेज का रोल था, इसलिए फेज को हमें पहले समझना पड़ा। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, या मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं। अगर अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ मटेरियल is said to be homogeneous if it is, या हम बात करें कि वो सिर्फ एक ही फेज से मिलके बना हो। if it is consist of only one phase,
तो दोस्तों उसको हम होमोजीनियस बोल सकते हैं। तो दोस्तों होमोजीनियस की ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी, आई होप आपको समझ आई होगी और आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज हेट्रोजीनियस। तो दोस्तों जैसे होमोजीनियस को हमने पढ़ा वैसे ही हेट्रोजीनियस भी इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन के अंडर ही आता है। तो अब हम लोग मूव करेंगे हेट्रोजीनियस पर। सो सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस दोस्तों अभी मैंने आपको बताया होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड बना है होमो से, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। अब सेकेंडली बात करते हैं हेट्रो की। तो दोस्तों हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अपोजिट होता है ये होमो का, डिफरेंट। तो दोस्तों अगर इंग्लिश भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हेट्रो का अपोजिट होमो होता है, होमो का अपोजिट हेट्रो होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो ना तो यूनिफॉर्म हो ना, या और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म भी ना हो और आइडेंटिकल भी ना हो, तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। सो इसको हम लोग लिखेंगे अ मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस if it is not uniform, if it is not uniform and not identical properties throughout, तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल या हेट्रोजीनियस। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों सैंड, एग्जांपल सैंड यानी कि मिट्टी, मिट्टी इसका एग्जांपल हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा सल्फर एक्सेट्रा, ये एग्जांपल हो सकता है दोस्तों हेट्रोजीनियस मटेरियल का। तो आई होप दोस्तों आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरह के जो मटेरियल है या हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो क्लियर हो गई होगी।